आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक के डिवीज़न के बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, और हम लोगों ने बांटा था, डिवाइड किया था कि जो इकोनॉमी से जुड़े हुए मेंस के यूपीएससी के प्रश्न हैं उनको 5 प्रकार के प्रश्नों में बांटा जा सकता है। पहला कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हुए प्रश्न, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न। और तीसरे सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न। और चौथा फॉरेन सेक्टर। और पांचवा मिसलेनियस सेक्टर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 5 भागों में पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की परंपरा यूपीएससी में रही है। और 2013 से लेकर के 2019 तक का जो अभी तक का मेंस एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो यही मुख्यतः डिवीज़न बनता है। इसमें आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को कैसे समझा जाए, जाना जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, तो सबसे पहले हम लोग जब कोई भी सेक्टर या कोई भी पार्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी एक संक्षिप्त परिचर्चा भी करेंगे, उसके बेसिक्स के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। कुछ समय देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम विषय के बोध के लिए, विषय को समझने के लिए समय नहीं देंगे तब तक उस विषय को ठीक से समझना संभव नहीं हो पाता है और विषय को आत्मसात करना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि मेंस के प्रश्नों को तभी आप डील कर सकते हैं, तभी लिख सकते हैं जब आपका नॉलेज डाइजेस्टेड हो, अर्थात जब आपके पास डाइजेस्टेड नॉलेज हो। और डाइजेस्टेड नॉलेज तभी हो सकता है जब आप विषयों को इंटरकनेक्ट करके, अंतर संबंधित करके समझने की योग्यता अर्जित करें और विषय की सरल सहज जो है समझ रखें। जब तक सरल और सहज समझ नहीं होगी, निश्चित रूप से आपको जो है क्वेश्चन को लिखने में चुनौतियां आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो शब्द है, ये जो है लैटिन वर्ड एग्रीकल्चरा से लिया गया है, या कहें कि लैटिन भाषा के 2 शब्द एग्री और कल्चरा से मिलकर बना हुआ। एग्रीकल्चर शब्द को अगर मैं सीधे तोड़ूं तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक एग्री जिसका अर्थ है क्षेत्र, फील्ड, और दूसरा कल्चरा जिसका अर्थ है कल्टीवेशन, अर्थात रोपना या उगाना। अर्थात क्षेत्र में किसी जो है चीज़ को उगाना, रोपना या उत्पादित करना ही कृषि कहलाता है। अब कृषि क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में हम क्या उगाते हैं, क्या रोपते हैं, क्या उत्पादित करते हैं, तो मानव की आवश्यकताओं के लिए, ह्यूमन नीड के लिए, मानव की आवश्यकताओं के लिए प्लांट्स और एनिमल को उत्पन्न करना, ग्रो करना, कल्टीवेट करना ही कृषि कहलाता है। अर्थात मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौधे को उगाना या जंतुओं का पालन करना या जंतुओं का पालन पोषण करना ही कृषि कहलाता है। कृषि को इसी संदर्भ में डिफाइन किया गया है। अगर आपको कोई कहे कि एक लाइन में आप बताएं कि कृषि की परिभाषा क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो आप क्या कहेंगे कि मानव की आवश्यकताओं के लिए प्लांट्स और एनिमल को उत्पादित करना कृषि कहलाता है। अर्थात मानव की आवश्यकताओं के लिए प्लांट की बात जब हम कर रहे हैं तो प्लांट का मतलब विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना, और एनिमल्स की बात जब कर रहे हैं तो तमाम प्रकार के पशुपालन, मत्स्य पालन या पोल्ट्री या कुक्कुट पालन, ऐसे तमाम प्रकार के जंतुओं का पालन करना और उन्हें मानव की आवश्यकताओं के लिए तैयार करना ही कृषि का भाग होता है। कृषि को देखा जाए तो मेजर, जब हम कहते हैं कि कृषि क्या है, तो लोगों के दिमाग में ये बात आता है कि कृषि का मतलब होता फसल उगाना। जनरली लोग एग्रीकल्चर का मतलब समझते हैं कि फसल उगाने को एग्रीकल्चर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल फसल उगा
उगाना ही एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत जो है बड़ा टर्म है। एग्रीकल्चर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्रॉपिंग तो आता ही है, फसल उगाना तो आता ही है। इसके अलावा जो है लाइव स्टॉक पशुधन पालन आता है, लाइव स्टॉक रियरिंग आता है, पशुधन पालन आता है, फिशिंग आता है, मत्स्यन आता है, फॉरेस्ट्री वानिकी आता है, पोल्ट्री फार्मिंग है, जो है कुक्कुट पालन है, ये आता है। ऐसे बहुत सारी गतिविधियां कृषि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये अलग बात है कि मुख्य गतिविधि इसमें फसल उगाना ही है। इसीलिए जब एग्रीकल्चर शब्द यूज़ किया जाता है तो लोग सामान्यतः उसे फसल उगाने से ही संबंधित पाते हैं। इसीलिए जब एग्रीकल्चर को अगर हम लोग अपने पर्पज के अनुसार आईएएस के एग्ज़ाम या पीसीएस के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको ए और बी कर लें तो एक है क्रॉप्ड एग्रीकल्चर जहां पे क्रॉपिंग होती है, दूसरा नॉन क्रॉप्ड। ये पूरा एलाइड सेक्टर है। नॉन क्रॉप्ड एग्रीकल्चर है जिसमें बहुत सारी एलाइड सेक्टर की गतिविधियां आती हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है नॉन क्रॉप्ड एग्रीकल्चर। क्रॉप्ड एग्रीकल्चर में भी जैसे फूड क्रॉप्स है या नॉन फूड क्रॉप्स है, और नॉन फूड क्रॉप्स में अगर मोटा मोटा डिवीज़न किया जाए, बहुत सारे डिवीज़न है, लेकिन जैसे देखा जाए कैश क्रॉप नगदी फसलों का है, या प्लांटेशन है बागानी, और हार्टिकल्चर है बागवानी। ऐसे बहुत सारा डिवीज़न, हार्टिकल्चर, प्लांटेशन, कैश क्रॉप, फूड क्रॉप। और नॉन क्रॉप्ड एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो लाइव स्टॉक है जिसको पशुधन पालन आप कहते हैं, लाइव स्टॉक रियरिंग है, या पोल्ट्री फार्मिंग है, या फिशिंग है, या जो है फॉरेस्ट्री है। ऐसे बहुत सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा मैं बोल दूं कि भाई क्रॉप किसे कहा जाता है या नॉन क्रॉप में जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, तो देखिए कोई भी प्लांट, क्रॉप किसे कहा जाता है, कोई भी प्लांट का मतलब पादप, कोई भी प्लांट पादप में हर्ब, सर्ब और ट्री को लिया जाता है। हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब जिसे आप साग कहते हैं, जिसमें जाइलम नहीं पाया जाता, जाइलम बिल्कुल जीरो होता है। सर्ब का मतलब झाड़ी, और ट्री का मतलब वृक्ष का मतलब जिसमें वुड पाया जाता है, जिसमें कास्ट पाया जाता है। तो कोई भी प्लांट जिसे रोपा जाता है, जिसे कल्टीवेट किया जाता है, और जिसके प्रोडक्ट को, जिसके उत्पाद को हार्वेस्ट किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। कोई भी पौधा जिसे लगाया जाता है और जिसे बाद में संग्रहित किया जाता है, या तो पौधे को संग्रहित करते हैं या उसके उत्पाद को संग्रहित करते हैं, या फसल के उत्पाद, चाहे बीज हों, चाहे फल हों, चाहे पत्तियां हों, कुछ भी हो, अगर हम उसे एकत्रित करते, जिसे हम लगाते हैं और जिसके उत्पाद को हम इकट्ठा करते हैं, उसे फसल कहा जाता है। अर्थात ऐसा पौधा जिसे लगाया जाता है और जिसके उत्पादों को संग्रहित किया जाता है, उसी को क्रॉप कहा जाता है। तो कोई भी चीज़ क्रॉप हो सकती है। फूड क्रॉप में जैसे आप चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का या तमाम प्रकार की पल्सेज है, दालें, इनको रख सकते हैं। लेकिन जो है नॉन फूड क्रॉप में आप देखेंगे तो कैश क्रॉप है, जैसे टोबैको है, टी है, कोको है, या जो है कॉफ़ी है, या रबर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्लांटेशन, बागानी तमाम फसलें आती हैं, जैसे जो है रबर बागानी फसलों के रूप में उगाया जाता है।
कोकोनट नारियल भी उगाया जाता है, बहुत सारी चाय कॉफ़ी इन सब के भी बागान लगते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो जैसे कैश क्रॉप में कॉटन है, शुगर केन है, या जो है जूट है, तो ये नकदी फसलें हो गई। और बागानी फसलों में जैसे रबड़ के बागान है, चाय के बागान है, कॉफ़ी के बागान है, कोको के बागान है, या और बहुत सारी चीज़ों। हार्टिकल्चर जिसको बागवानी कहा जाता है, हार्टिकल्चर में सब्जी, फल, फूल इन सब को उगाया जाता है। ये सारी चीज़ें फसल है। अर्थात आम का पेड़ भी फसल हो सकता है अगर उसे लगाया गया है इस पर्पज़ से कि उसके उत्पादों को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिसे लगाया जाता है लेकिन जिसके उत्पादों को इकट्ठा नहीं किया जाता, जिसे लगाया तो जाता है लेकिन जिसके उत्पादों को इकट्ठा नहीं किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे फॉरेस्ट्री कहा जाता है। उसे फॉरेस्ट्री कहा जाता है। अर्थात वो बानकी होता है। जैसे सरकार के द्वारा भाई ऐसे प्लांट, चाहे वो हर्ब, सर्ब, ट्री कोई भी हो, जिन्हें लगाया जाता है लेकिन जिसके उत्पादों को इकट्ठा नहीं किया जाता, अर्थात जिन्हें कल्टीवेट किया जाता है लेकिन हार्वेस्ट नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट्री, बानकी। जैसे पार्कों में लगाया गया पेड़ पौधा क्या है? बानकी का भाग है। सड़कों के किनारे लगाए गए पेड़ पौधे क्या है? बानकी के भाग है। क्योंकि सरकार इन्हें लगाती तो है लेकिन इस पर्पज से नहीं लगाती कि इनके उत्पादों को संग्रहित करेगी। उसके आसपास रहने वाले लोग उसके उत्पाद से लाभान्वित हो सकते। सरकार का उद्देश्य उसमें संग्रह करना नहीं होता, इसलिए फॉरेस्ट्री है। लेकिन हर्ब, सर्व या ट्री, साग, झाड़ी या पौधे जिन्हें लगाया नहीं जाता है, जो अपने आप उगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फॉरेस्ट कहा जाता है। उन्हें फॉरेस्ट कहा जाता है, वन कहा जाता है। जो अपने आप उगते हैं, हर्ब, सर्ब या ट्री, साग, झाड़ी या पौधे, वृक्ष जिन्हें जो अपने आप उगते हैं, जिन्हें उगाया नहीं जाता, उन्हें वन कहा जाता है। एक बार यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें एक ऑप्शन ये भी था प्रीलिम्स में कि जो है वन ऐसा भूभाग होता है या हो सकता है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। लोग सोचते थे कि वन का मतलब जंगल वाले क्षेत्र को वन कहते हैं। वन का मतलब जंगल नहीं होता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसको आप खाली छोड़ देंगे वहाँ पेड़ पौधे अपने आप उगेंगे, और जो अपने आप उगते हैं, जिन्हें रोपा नहीं जाता, उन्हीं को वन कहा जाता है। इसलिए अगर आप देखेंगे प्लांट या पादप को, तो पादप के बारे में 3 प्रकार की धारणा हो जाती है। एक क्रॉप की, जिन्हें आप फसल कहते हैं, और दूसरा फॉरेस्ट्री की, और तीसरा फॉरेस्ट की हो जाती है। अर्थात फॉरेस्ट का मतलब जिनको आप जो है लगाते तो हैं, जिनको आप लगाते नहीं, जो अपने आप उगते हैं। ये अलग बात है कि उनका आप जो है उनके उत्पाद को आप इकट्ठा कर सकते हैं, अर्थात खाद्य संग्रहण का काम कर सकते हैं, फूड कलेक्शन का काम। तमाम जनजातियां हमारी हैं जो फूड कलेक्शन का काम करती हैं। तो मेजरली जब हम बात करते हैं प्लांट की, तो जो है कृषि में 2 प्रकार की चीज़ें आती हैं। प्लांट को उगाना, प्लांट को उत्पादित करना, या एनिमल को उत्पादित करना। तो ये तो मैंने प्लांट बताया कि प्लांट से संबंधित क्रॉप है, फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट है। ऐसे एनिमल में हम पशुधन का उत्पादन कर सकते हैं, हम जो है पोल्ट्री वाले जंतुओं का उत्पादन कर सकते हैं, या हम फिशरीज़ का, मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब एनिमल के अंतर्गत आ गया। अर्थात मनुष्य की आवश्यकता के लिए पौधे उगाना या पादप उगाना, या मनुष्य की आवश्यकता के लिए जंतुओं का पालन पोषण करना या जंतुओं को उत्पादित करना, यही कृषि कहलाता है। तो कृषि का मतलब आप एक लाइन में आप समझ गए कि मनुष्य की आवश्यकता के लिए पौधों को, पादपों को, या पेड़ पौधों को, या जंतुओं को उत्पादित करना ही कृषि कहलाता है। अब कृषि के बारे में मोटा मोटी आपकी जानकारी हो गई। अब देखिए मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि भारत में आप सभी लोग जानते होंगे कि 1950 के पहले, खासकर जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यद्यपि भारत 15 अगस्त 1947 को ही जो है आज़ाद हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत अंग्रेजी व्यवस्था से आज़ाद हुआ।
जब हमारी अपनी व्यवस्था आई तो 1950 से पहले भारत में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, अर्थात भारत में कृषि की दशा बहुत पिछड़ी हुई थी। आपने इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि भारत में अनेक बार कृषक विद्रोह हुए, जबकि आप जानते हैं गरीब आदमी कभी बहुत विद्रोह नहीं कर पाता है। जो गरीब होता है उसके पास साधन नहीं होते, उसके पास सूचना का स्रोत नहीं होता, उसके पास लीडरशिप नहीं होता, इसलिए सामान्यतः वह विद्रोह नहीं कर पाता, क्रांतियां नहीं कर पाता। ये अलग बात है कि बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूसी क्रांति हुई, तब से गरीब वर्गों की क्रांति को भी लोगों ने देखा, वो मजदूरों की क्रांति हुई। 1949 में चीनी क्रांति हुई जो किसानों की क्रांति थी। तो यहाँ से यह दिखने लगा कि कमज़ोर जो है वर्ग भी विद्रोह कर सकता है और बहुत बड़े बदलाव का कारक बन सकता है। लेकिन भारत में इतिहास गवाह है कि भारत में किसानों के द्वारा अनेक बार जो है विद्रोह किया गया, चाहे वो छोटे स्तर पे ही रहा, लेकिन विद्रोह हुआ, जिसमें पागलपंथी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, एका विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह आपने पढ़ा होगा। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत में किसानों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अनेक बार अकाल हुआ, भारत में बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए, खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं हो पाई। तो इस नाते जब देश आज़ाद हुआ और अपनी व्यवस्था आई तो सबसे पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई 1951 में, उसमें कृषि पर फोकस किया गया। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना कहा जाता है कि कृषि पर आधारित थी। और बाकी भी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि में सरकार का ध्यान अधिक था, या कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों पे ध्यान सरकार का अधिक था। शुरुआत की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं पर जब कभी हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे उसमें बहुत तारतम्यता नहीं रही है, तालमेल नहीं रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हम कुछ रखते हैं कृषि का विकास, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हम उद्योगों, भारी उद्योगों का विकास रख लेते हैं, जिसके नाते हमारा कोई भी क्षेत्र सही से विकसित नहीं हो पाया और हम किसी भी क्षेत्र में पूरी तरीके से जो है बेहतर नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, उसे नकारा नहीं जा सकता। जो उपलब्धियां हुई हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो उपलब्धियां हुई हैं उसे हम समझेंगे और जो कमियां रह गई उसे भी जानेंगे। उपलब्धियां कैसे हुई, इसके लिए क्या पॉइंट्स रहे हैं उसको समझेंगे, नोट करेंगे, और कमियां क्या रह गई हैं उसके लिए क्या कारण जिम्मेदार रहे हैं उसके लिए भी पॉइंट्स नोट करेंगे। यूपीएससी तो इसी का खेल है कि भाई जिम्मेदार बिंदु क्या थे उस पर चर्चा करिए, कमियां क्या रह गई उस पर चर्चा कीजिए, आगे सुझाव दीजिए, चर्चा कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, विश्लेषण कीजिए। ऐसे बहुत सारे टैग वर्ड के साथ, कीवर्ड के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। बहुत ही आपको आश्चर्य भी होगा। और अगर ये शब्द मैं बोलूं कि यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम बहुत आसान है, तो कई लोगों को कई बार जो है लगता है कि ये जो है एक्सेसिव बात की जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे सारे प्रश्नों को पढ़ करके तो आपको लगेगा कि प्रश्न को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे खाली कहता हूं कि आप जा करके एक बार 2013 से लेकर के 2019 तक खाली कृषि से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं इकोनॉमी में, उनको आप अलग कर लीजिए और उन प्रश्नों को 2-2, 3-3 बार पढ़िए। तो कई बार पढ़ने के बाद आप आश्चर्यचकित होंगे कि जितना आप पढ़ते हैं कई बार उतने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पास समरी की ज़रूरत है, विषय की एक संक्षिप्त समझ होने की ज़रूरत है। उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास क्या किए गए, कौन से प्रयास कम रह गए, क्या प्रयास किया जा सकता है जिससे और बेहतरी हो सकती है, अभी कौन से सरकार के प्रयास हैं, प्रस्तावित क्या चीज़ें हैं। एक डाइजेस्टेड नॉलेज, एक समराइज्ड नॉलेज, एक कंक्लूडेड नॉलेज अगर आपके पास है और सहज प्रस्तुतिकरण है तो आप हर प्रश्न को डील कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रश्नों को लिख सकते हैं। निश्चित रूप से जब आप अच्छे से लिखेंगे तो जो है एग्जामिनर उस पर अच्छा मार्क्स देगा और आपकी रैंक इम्प्रूव होगी, आपकी रैंक बेहतर होगी। इसलिए जो है मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो है कोई भी चीज़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि केवल उसको जो है छोटा दिखा करके आपको प्रोत्साहित किया जा सके। स्वयं आप मूल्यांकन करिए, स्वयं आप पेपर को देखिए। पेपर देखने के बाद आपका विचार बदल जाएगा पढ़ाई के प्रति और फिर आपको लगने लगेगा कि अरे मैं जितना पढ़ता
था उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पढ़ाई के ढंग को पूरी तरीके से बदलने की आवश्यकता आपको महसूस होगी जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी के लिए आते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन कभी प्रश्नों को पलटते ही नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी तो प्रीलिम्स वाले प्रश्नों को भी कई बार नहीं देखते कि यूपीएससी क्या पूछती। ये अलग बात है कि कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज होती है उसको देखते हैं, कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज़ की करवाई जाती है उस पर ध्यान होता है, लेकिन यूपीएससी के प्रश्न नहीं देखते। कोचिंग में जो प्रश्न जो है बनाए जाते हैं कई बार उनका लेवल उस प्रकार का नहीं होता जिस तरीके से यूपीएससी पूछती है। इस नाते आपको अपनी मन स्थिति को बेहतर करने की आवश्यकता है। अभी आप जानते होंगे मुखर्जी नगर में भी, दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत सारे लोगों में विमर्श हो रहा था कई शिक्षकों के साथ। तो लोगों ने यही कहा कि भाई 2013 के बाद हिंदी मीडियम में बच्चों का सिलेक्शन घटा है। उसका एक बड़ा कारण है कि अगर कोचिंग की दृष्टि से बताया जाए कि बड़ा कारण ये है कि पहले 2013 से पहले शिक्षक स्वयं पढ़ाता था, स्वयं प्रश्नों को बनाता था और उस विषय वस्तु से जुड़ी हुई चीज़ों को करवाता था। छोटी छोटी क्लासेज होती थी, सबका क्वेश्चन स्वयं चेक करता था, जवाब देता था, लोग इम्प्रूव कर लेते थे, इम्प्रोवाइज हो जाते थे। लेकिन 2013 के बाद कोचिंग इंडस्ट्री में बदलने लगी। हर कोचिंग लगभग इंडस्ट्री हो गई। जब इंडस्ट्री हो गई तो कोई भी टीचर अब प्रश्न नहीं बनाता, क्वेश्चन नहीं बनाता, और कोई भी टीचर क्वेश्चन चेक भी नहीं करता। तो जब टीचर नहीं क्वेश्चन बनाएगा, एम्प्लॉई क्वेश्चन बनाएंगे, सामान्यतः ऐसे लोग प्रश्न बनाएंगे जो स्टूडेंट ही होते हैं, जो सफल नहीं होते हैं, तो उनके प्रश्न बनाने का लेवल क्या होगा। प्लस वही लोग आपके प्रश्नों को चेक करेंगे तो प्रश्न चेक करने का लेवल क्या होगा। आपको मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो यूपीएससी का लेवल जो है टीचर से भी ऊपर होता है। मतलब जो टीचर यूपीएससी में पूरे देश में पढ़ा रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाए तो टीचरों के सोच से भी ऊपर यूपीएससी का लेवल है। टीचर फिर भी थोड़ा बहुत विचार विमर्श करके, समझ करके, अपने अनुभवों से यूपीएससी को टच कर सकते हैं, लेकिन उनका स्टाफ तो टीचर को ही टच नहीं कर सकता। मतलब यूपीएससी अगर यहाँ पर है तो उसके नीचे टीचर है, उसके नीचे कोचिंग का स्टाफ है और उसके नीचे स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं। अब स्टूडेंट का इंटरेक्शन किसके बीच में है? कोचिंग के स्टाफ और स्टूडेंट के बीच में। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि कैसे सिलेक्शन बढ़ेगा और चाहे जिस कोचिंग का आप कंटेंट ले लीजिए, चाहे जिस कोचिंग से आप टेस्ट सीरीज कर लीजिए, चाहे जिस कोचिंग से आप पढ़ लीजिए, टीचर आता है, लेक्चर दे करके चला जाता है कि सर्विस इंडस्ट्री की तरीके से बिहेव करता है। डायरेक्ट प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, पर्ची पर लिख करके प्रश्न पूछना होता, बड़ी बड़ी क्लास चलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सर्विस का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लेकिन बदले में स्टूडेंट को कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाया। इससे क्या हुआ कि विद्यार्थियों में जो सोच का स्तर, समझ का स्तर, विश्लेषण का स्तर, लेखन का जो स्तर होना चाहिए, वो कोई भी लेवल, वो कोई भी स्तर डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिसके नाते जो है यूपीएससी की परीक्षा में जो सफलता की दर है वो लगातार गिरती जा रही है। और ख़ासकर हिंदी मीडियम के बच्चों की संख्या अगर आप देखें तो बहुत ड्रास्टिक जो है उसमें डिक्लाइन हुआ है और बहुत कम संख्या में विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। बहुत सारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम में अगर एग्ज़ाम दूं तो कैसा रहेगा, क्या मैं इंग्लिश मीडियम ले लूं तो सफल? बिल्कुल नहीं सफल होंगे। अगर आप कोचिंग के ही भरोसे होंगे और कोचिंग का ही टेस्ट सीरीज और ये सब पे आपका जो है अगर डिपेंडेंसी होगी, किसी टीचर के वैसे मार्गदर्शन में नहीं होंगे व्यक्तिगत, तो मुझे तो नहीं लगता आप चाहे जो मीडियम ले लीजिए और चाहे जो कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे कोई चेंज तो नहीं आएगा। या तो आप स्वयं अच्छे स्टूडेंट हों या स्वयं आपके पास आपके घर परिवार में मित्र और दोस्तों में कोई मार्गदर्शक हो, आपको समझा दे, तो हो सकता तब आपका सिलेक्शन हो जाए। कोचिंग के नाते तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसी नाते मेरा कहना है कि एक बार आप 2013 से लेकर 2019 तक का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें चाहे किसी भी सेगमेंट, हम ये नहीं कहते कि आप इकोनॉमी का ही प्रश्न जाके देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखिए, आपको कल्चर हेरिटेज का पार्ट अच्छा लगता है उसी का प्रश्न देखिए, हाँ थोड़ा डायनेमिक पार्ट के प्रश्न देखिए, या चलिए हिस्ट्री का ही प्रश्न देख लीजिए, या जाकर के आप इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न देखिए। कई बार आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे लेकिन आप आश्चर्यचकित होंगे जब कल्चर और हेरिटेज वाले पार्ट का प्रश्न देखेंगे और रोमांचित भी होंगे। कई बार आपको लगेगा आपका पढ़ना बेकार रहा है,
आपने पीएचडी कर डाली, आपने पूरी किताब उठा करके सारी किताब के नोट्स बना डाले, लेकिन आप कई बार वो क्वेश्चन नहीं डील कर पाएंगे, और वो क्वेश्चन बहुत सहज समझ से उसको डील किया जा सकता है, बहुत ही सहज जो है ज्ञान से, और अपने बस केवल ओरिएंटेशन बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप अपने ओरिएंटेशन को बदलें, ओरिएंटेशन को बदलेंगे, अपने सोच को बदलेंगे, अपने समझ को फिर उस दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में यूपीएससी है, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए यह जो है बहुत क्रांतिकारी बदलाव होगा। मुझे याद है एक बार किसी ने मुझसे पूछा क्लास के दौरान कि कितना सर मुझे कितना पढ़ना चाहिए, औसतन कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है, तो मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा कि आप ये बता ही नहीं रहे हैं कि कितना पढ़ना चाहिए। मैंने कहा मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं, आपकी दिशा क्या है। अगर आपकी दिशा उस दिशा में है जिस दिशा में यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, तब तो ठीक है, बताया जा सकता है कि भाई 2-4 घंटे पढ़ लीजिए या 5-6 घंटे पढ़ लीजिए, आप पहुंच जाए। लेकिन जिसकी दिशा विपरीत है, अगर वो 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ता है और मैं कह दूं 8 घंटे पढ़ लीजिए, तो वो लक्ष्य से और दूर चला जाएगा। और मैं कह दूं 12 घंटे पढ़िए तो लक्ष्य से और दूर चला जाएगा। और मैं कह दूं कि 15 घंटे और 18 घंटे, तो लक्ष्य से और दूर, दूरी बढ़ती ही चली जाएगी, लक्ष्य से दूरी उसकी घटेगी नहीं। इसलिए पढ़ने पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। हाँ, ये मानता ज़रूर हूँ कि यूपीएससी का सिलेबस जिस तरीके से बदला है, हर विद्यार्थी को 5-6 घंटे की अपनी स्टडी की ज़रूरत है। अगर वो कोचिंग पढ़ता है, कहीं और पढ़ता है, तब भी उसे 5-6 घंटे स्वयं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई का मतलब कोई जिद नहीं है कि कुछ भी पढ़ना पढ़ाई है। क्या आपका जो अलाइनमेंट है, क्या यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है उस दिशा में आपका अलाइनमेंट है, उस दिशा में आपका लाइन और लेंथ है, उस दिशा में आपका लोकस और फोकस है। अगर उस दिशा में आपका लोकस फोकस है, लाइन और लेंथ है, तब तो आपकी दिशा ओके है और आपकी पढ़ाई सार्थक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका सब कुछ निरर्थक है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप जो है अनेक किताबों और अनेक प्रकार के नोट्स और अनेक प्रकार के जो क्लास से जुड़ने के का जो आपके अंदर जो है एक तरीके से कहा जाए विद्यार्थियों में एक निरर्थक जो उद्देश्य बना हुआ है या जुनून बना हुआ है, सबसे पहले उसको छोड़ें। बहुत सारे नए विद्यार्थी और कई बार पुराने विद्यार्थी भी 3-4 साल तक तो इसी क्रम में बने रहते हैं कि ये कोचिंग कर लेना, दूसरी कोचिंग, एक कोचिंग करते हैं, उसकी कमी उनको समझ में आती, फिर दूसरी कोचिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं कि इस कोचिंग को करना, फिर दूसरी कोचिंग को करते हुए तीसरी कोचिंग के बारे में मन में तैयारी हो जाती है, फिर नहीं तो ऑनलाइन 2-4 और क्लास ज्वाइन कर लेना। इस तरीके से अपना समय काफ़ी ख़राब कर देते हैं, जिसके नाते जो है पूरी तैयारी बाद में जैसे ही समय ज़्यादा होता है, फिर घर का दबाव, फैमिली का दबाव, फिर सोसाइटी का दबाव, फिर पर्सनल अपनी ज़रूरतों का दबाव, फिर ऐसा हो जाता है कि स्वयं के ऊपर अविश्वास होने लगता है। और 4-5 साल के बाद 50% तो विद्यार्थी ये मान लेते हैं कि अब मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा, अब मुझे ये क्षेत्र छोड़ना ज़रूरी है। और फिर इसका विकल्प चुनने लगते हैं, यद्यप पढ़ रहे होते हैं इसका विकल्प, और फिर कहते हैं मैं फेल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। 50% जो विद्यार्थी हैं फिर पुनः अपने आप को लगाए रखते हैं, लेकिन उनके पास दिशा ही नहीं है, लाइनो लेंथ ही नहीं है। इसीलिए जानते हैं आपको इस जो है बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है। पढ़ाई तभी आपकी सार्थक है जब आप किसी रिक्वायरमेंट को समझ लें कि भाई जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसका डोमेन और रेंज क्या है, और उसके अनुसार अपने आप को तैयार करें। जैसे आप शादी में जाते हैं तो शादी के लिए एक अलग से कपड़े पहनने का स्टाइल, कपड़े पहनने का ढंग है आपका, लेकिन जब आप क्लास आते हैं या किसी से या सामाजिक कार्यों में जाते हैं, धार्मिक कार्यों में जाते हैं या रात में सोने जाते हैं, वही कपड़े होते हैं, लेकिन कपड़े का चयन अलग हो जाता है, कपड़े पहनने का ढंग अलग हो जाता है, उसको लेकर के आपकी तैयारी अलग हो जाती है। तो इसी तरीके से वही सेम कंटेंट, मान लीजिए किसी ने 1857 का विद्रोह पढ़ा, लेकिन अब विद्रोह जो पढ़ा है उसको किस हिसाब से पढ़ा है? यूपीएससी के अनुसार पढ़ा है, यूपीपीसीएस या बीपीएससी या आरएस के अनुसार पढ़ा है, या एमपीपीसीएस के अनुसार पढ़ा है, या उसको विश्वविद्यालय में जो एमए और बीए का एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ा है, या जानते हैं कहीं पे किसी सेमिनार में बोलना है उसके लिए पढ़ा। जैसे आपने कपड़ा खरीदा, किस लिए खरीदा?
तो उसी प्रकार से जानते हैं यहाँ पे भी भेद है, और ये छोटा छोटा भेद आपकी सफलता और आपके व्यक्तित्व को व्यापक बनाता है। और यही अंतर जानते हैं, यही थिन लेयर है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, जिसकी समझ आपके लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर ही समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग 2-3 साल तैयारी कर चुके, लेकिन पूछिए एग्रीकल्चर क्या है, नहीं बता सकते। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि कृषि क्या है, इसके महत्व को रेखांकित करते हुए भारत में सरकार के द्वारा इसके लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। तो कृषि क्या है, पहले तो मान लीजिए 2 नंबर का ये जो है आंसर है, तो यही नहीं दे पाएंगे। फिर भारत में पहले तो कृषि मालूम रहेगा, तभी तो कृषि के लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास आप बता पाएंगे। जिसको पता ही नहीं कि कृषि के अंतर्गत पौधे उगाना और जंतुओं का पालन आता है, नहीं, जिसको नहीं पूरा पता होगा, वो क्या होगा, एक पक्षी या तो किसी एक कंटेंट को ज़्यादा लिखाएगा, एक कंटेंट को कम लिखाएगा, या हो सकता है उस कंटेंट को छोड़ दे और फिर सोचेगा कि अगर 10 नंबर का प्रश्न है, मुझे पूरा नंबर क्यों नहीं मिला। अरे भैया, आपने आधे प्रश्न के डोमेन को, आधे प्रश्न के जो है विषय को पूरा किया, तो उस 5 नंबर में से आपको 3 नंबर मिल जाएगा, बहुत अच्छा लिखा होगा। तो 10 में से आपको 3 नंबर मिलेगा, तो आप कहेंगे अरे हमको तो बहुत कम नंबर मिल गया। नहीं, उतना ही मिल सकता है आपको, क्योंकि आपने डोमेन को नहीं समझा। इसलिए सबसे पहले प्रश्न को समझना, और प्रश्न समझते समय जिस शब्द के साथ आप खेलने जा रहे हैं, जिस शब्द के साथ आप परिचर्चा में जुड़ने जा रहे हैं, जिस शब्द से जुड़े हुए कंटेंट को आप डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसका लूसिड एनोटेशन या जिसको प्रेजेंटेशन में रखने जा रहे हैं, उसके बारे में आपकी समझ होना बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। तो इसलिए कृषि को हम लोगों ने अब समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि 1950 से पहले भारत में कृषि की दशा जो है बहुत अच्छी नहीं थी, किसानों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। 1950 के बाद इसीलिए भारत सरकार ने कृषि और किसानों की दशा को बेहतर करने के लिए प्रयास शुरू किए, और पहली पंचवर्षीय योजना को पूरा उसी पर फोकस किया। लेकिन एक समरी मैं आपको बता दूं जो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, 1950 के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में आए हुए बदलाव को 4 भागों में बांटा जाता है। अर्थात 1950 से लेकर के अभी 2020 तक कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हुए, जो बदलाहट हुई है, उसको 4 फेज में बांटा जाता है। पहला फेज माना जाता है फ्रॉम 1950 टू 1967 या 1950 टू 1966 रख लें आप, 1950 से लेके 1966, 1966। दूसरा फेज है 1966 टू 1980, और तीसरा फेज है 1980 टू 2000, और चौथा फेज है आफ्टर 2000। इट मीन्स इन 21st सेंचुरी। तो आप देखेंगे 1950 से लेकर के 1966 तक जो भारत में कृषि की दशा थी, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, बल्कि बदलाव के लिए तैयारी की गई। जैसे नहरों के विकास पर सरकार ने फोकस किया, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने नहरों के विकास को बढ़ावा दिया, नहर के विकास को विस्तार दिया, जिसके नाते इसी दौर में नहरी सिंचाई की सुविधा का फैलाव हुआ। लेकिन फैलाव, जैसे जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं उस समय कोई एग्जाम नहीं पास कर सकते, उसी नाते जिस दौर में 1950 टू 1966 के बीच में जब हम नहर का फैलाव कर रहे थे, तो नहर के पानी का उपयोग तो नहीं कर सकते थे। इसी नाते 1950 से लेकर के 1965-66 तक भारत में कृषि की जो दशा थी वो वैसा ही थी जैसे 1950 से पहले थी। इसीलिए कहा जाता है कि 1950 से लेके 1966 तक भारत में कृषि बिल्कुल परंपरागत थी, उसके उत्पादन में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, वही मोटे अनाजों का उत्पादन, वही जीविकोपार्जन वाली खेती हम कर रहे थे। लेकिन 1966 से 1980 के बीच में बहुत बड़ी क्रांति आई, खेती बाड़ी में, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी बदलाहट आई और समग्र बदलाहट आई। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई, और 1966 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया उसका जो है उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न, खासकर
अगर मैं सीधे बात करूं तो अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें गेहूं और मक्के में बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई और चावल के उत्पादन को भी मोटा मोटी कुछ क्षेत्रों में बढ़ावा मिला। अर्थात 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिससे रोटी की व्यवस्था हो गई। लेकिन अब रोटी को खाया कैसे जाए? वो ये हुआ कि भाई रोटी को खाया कैसे जाए, तो रोटी को दो तरीके से खाया जा सकता है। एक, जो शाकाहारी लोग हैं वो दूध दही से खा सकते हैं, और जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए जो है मछलियों का, मांस का, इन सब की व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको आप श्वेत क्रांति कहते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई, ताकि आप रोटी को दूध दही छाछ इन सब में डुबो करके खा सकें। और 1976 में ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई, जिसको नीली क्रांति कहा जाता है, जिसमें मछलियों का उत्पादन, केकड़े का उत्पादन, तमाम प्रकार के सी फूड्स के उत्पादन को बढ़ावा, ताकि रोटी के साथ जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए व्यवस्था की जा सके। तो देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे दौर में फ्रॉम 1966 टिल 1980 भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ, क्योंकि अनाज की उपलब्धता बढ़ी, दूध की, मिल्क की उपलब्धता बढ़ी, पशुपालन को बढ़ावा मिला, और फिश की उपलब्धता बढ़ी, मतलब मछली भी की सुविधा हो गई, फिशरीज का डेवलपमेंट हुआ, लाइव स्टॉक रियरिंग, पशुपालन को बढ़ावा मिला, और सीरियल्स, अनाज की उपलब्धता को, और इन सभी क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर हो गया। इसी दौर के नाते ये भारत में कृषि क्षेत्र में स्वर्ण युग माना जाता है, 1966 टू 1980 का दौर, ये हमेशा आप याद रखेंगे। फिर 1980 टू 2000 का दौर कृषि के लिए यह भी एक अच्छा दौर माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि 1966 से 1980 के बीच में किसान आत्मनिर्भर हो गए, किसान जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए, खाने पीने की सुविधा उनके पास हो गई। जब व्यक्ति के पास खाने पीने की सुविधा हो जाती है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है, और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कैश क्रॉप की सुविधा होनी चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें ज़्यादा इनकम हो। अब इसीलिए 1980 से 2000 के बीच में देखा जाए तो ऐसी चीज़ों को सरकार ने बढ़ावा देने का निर्णय लिया जिससे किसानों की आय में वृद्धि ज़्यादा हो। इसीलिए 1986 में येलो रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, पीली क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें नौ तिलहन को, आयल सीड को बढ़ावा दिया गया, खासकर मस्टर्ड, सरसों के उत्पादन में। इसीलिए हम लोग पूरी दुनिया में आगे बढ़ गए। सरसों, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ग्राउंडनट जो है, मूंगफली, और इसके अलावा सोयाबीन, इन सभी चीज़ों, ऐसे 9 जो है आयल सीड था, तिलहन था, जिसके उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। 1991 में गोल्डन रेवोल्यूशन, फलों के लिए क्रांति, और इसी 1991 में ही सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडे के लिए क्रांति की शुरुआत की गई। तो इस दौर में उन सब चीज़ों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो। तो अर्थात किसान की आय बढ़े, जीवन स्तर बढ़े। जीवन स्तर बढ़ने से जो है एक तो जो है बाजार में मांग बढ़ती है, दूसरा लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने से व्यक्ति की क्षमता में विस्तार होता है, और क्षमता जब बढ़ती है तो जो है पूरी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके बाद जो है सन 2000 के बाद कृषि का चौथा चरण माना जाता है, आफ्टर 2000 टू 2020, ये 20 वर्ष का समय माना जाता है। इस दौर में भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा और भारत में शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ। जब शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ तो शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हुआ। जब जीवन स्तर बेहतर हुआ तो फल सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ी। अब जब फल और सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ी और तमाम प्रकार की अन्य चीज़ों की मांग बढ़ी, तो इस दौर में जो है सरकार का ध्यान बागवानी मिशन पर आया। इसीलिए 2005 में आप देखते होंगे नेशनल हार्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया। अब बागवानी मिशन में जो है फल के उत्पादन को, सब्जियों के उत्पादन को
फूल वगैरह के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 के बीच में चली, उसमें सरकार के द्वारा सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करने का निर्णय लिया गया, द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति का मतलब है कि उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहल करना जहां हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा, और उन सभी जो है फसलों को उसमें शामिल करना जो पहली हरित क्रांति में नहीं शामिल थे। इसलिए इसके लिए पहल शुरू हुई, और 2017 से 2020 के बीच में नीति आयोग के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया एवरग्रीन रेवोल्यूशन का, और वर्तमान में एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पहल चल रही है और सरकार के द्वारा कृषि पर फोकस किया जा रहा है। ये समरी है भारत में 1950 के बाद कृषि क्षेत्र में आए हुए बदलाव। अब इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन एक मोटा मोटा जो है आपको डिवीजन हमने दिया। अब एक प्रश्न जो है 2017 की यूपीएससी में आया हुआ है, मैं सीधे उस पर चर्चा करूं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको आश्चर्य भी होगा कि बहुत इतने आसान प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न है कि पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए, और इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है, चर्चा कीजिए। अर्थात 1950 के बाद विभिन्न क्रांतियों ने कैसे कृषि में बदलाव को संभव बनाया, और इस बदलाव से खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में कैसे सहायता मिली। अब कितना आसान प्रश्न है, देखा जाए तो मैंने पीछे जो डिस्कस किया आप उसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, हाउ दीज रेवोल्यूशंस हैव हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अर्थात 1950 के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांतियों ने किस प्रकार से जो है कृषि क्षेत्र में बदलाव को सुनिश्चित किया, और इन बदलावों ने कैसे खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में सहयोग किया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि कृषि भारत में आज़ादी से पहले बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में, कृषि बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में थी, जिसके नाते आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए बड़े स्तर पर पहल की। कृषि में होने वाले बदलाव से जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, इसलिए सरकार ने इसको प्राथमिकता बना करके सबसे पहले खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य बनाया, और इसी संदर्भ में 1966 में हरित क्रांति, 1970 में श्वेत क्रांति, 1976 में नीली क्रांति, 1986 में पीली क्रांति, 1991 में जो है गोल्डन सुनहली क्रांति, और 1991 से लेकर 1996 के बीच में 96 तक तो उसको जो है कंटिन्यू कर दिया गया, सिल्वर क्रांति, श्वेत क्रांति, और 2005 में आकर के बागवानी मिशन, और 2007 से 2012 के बीच में द्वितीय हरित क्रांति, और 2017 से 2020 में सदाबहार क्रांति को सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया। फिर आप लिखेंगे कि इन सभी क्रांतियों से, जहां हरित क्रांति से अनाज की उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई, भारत अनाज में आत्मनिर्भर हो गया। आज आप देखेंगे तो लगभग सभी प्रकार के अनाजों के उत्पादन में हम लोगों का दूसरा स्थान है पूरी दुनिया में। और श्वेत क्रांति का ये प्रभाव रहा कि दुग्ध उत्पादन में पूरी दुनिया में पहला स्थान आ गया। मत्स्य उत्पादन, जो नीली क्रांति है, उसका ये परिणाम रहा कि पूरी दुनिया में मत्स्य उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान आ गया। ऐसे हर क्रांतियों ने हमको थोड़ा थोड़ा आप सबको डिफाइन कर देंगे कि हरित क्रांति से अनाज में, विशेषकर गेहूं और मक्के और चावल, अनेक प्रकार के फसलों के उत्पादन में व्यापक सफलता मिली, आत्मनिर्भरता हुई। फिर आप लिख देंगे श्वेत क्रांति से दुग्ध क्षेत्र में बढ़ावा मिला और आत्मनिर्भरता हुई। यद्यपि अभी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाना है, लेकिन उत्पादन बेहतर हुआ। नीली क्रांति के बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे, एक दो लाइन जो है पीली क्रांति, मोटी मोटा जो है फलों की क्रांति और यज्ञ वाले को भी लिख देंगे। द्वितीय हरित क्रांति को थोड़ा बहुत एवरग्रीन रेवोल्यूशन, और बताएंगे इन सभी से खाद्यान्न में और खाद्य के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, जिसके नाते अब आयात पर हमारी निर्भरता नहीं है और किसानों की स्थिति में भी बहुत सारा बदलाव आया है।
अब बताएंगे कि इन बदलावों के नाते भारत में किसानों की आय में वृद्धि हुई, जिससे किसानों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। किसानों के जीवन स्तर के बेहतर होने के नाते बाजार में मांग बढ़ी, जिसके नाते बाजार का विकास हुआ, और साथ में कृषि आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला, फिर अन्य उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला, फिर जो है इन गतिविधियों के बढ़ने के कारण रोजगार का सृजन हुआ, अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने के नाते गरीबी उन्मूलन हुआ, क्योंकि जब रोजगार सृजन होगा तो गरीबों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो आय मिलेगी, फिर इससे गरीबों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई। तो आपने देखा कि इस प्रकार से ये वाला प्रश्न 2017 में 2017 में पूछा गया था और 150 वर्ड में पूछा गया था। बहुत आसानी से इसका आंसर आप लिख सकते हैं अपने केवल बेसिक और कॉमन समझ से। तो इसलिए हम लोगों ने जो ऑनलाइन सेशन ये चलाने का निर्णय लिया है, इसमें केवल आ करके सीधे आया और पढ़ाने लगा और आप सुनने लगे टेप रिकॉर्डर की तरीके से, या जिस तरीके से आप टीवी वगैरह देखते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी संदर्भ को समझेंगे, उसको रोचक ढंग से जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके दिलों और दिमागों पर ये सब चीज़ें छा जाएं, आपकी मन स्थिति बेहतर हो, आपको इस संदर्भ को समझने में आसानी हो, और स्वयं आपके अंदर उस तरीके के विचार, उस तरीके के जानते सोच का विकास हो, जिससे आप ऐसे विषयों को आत्मसात कर सकें और बहुत ही सहज और सरल तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकें। आप लोगों से यह बताना ज़रूरी है कि हम लोगों ने जो है उपेंद्र अनमोल स्पेस IAS के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। आप उससे भी जुड़ें, और आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है, अगर आपको कोई प्रश्न दिखाना भी है, तो आप उस पर भेज सकते हैं। जहाँ तक जो है मुझे समय जहाँ तक मेरे पास होगा, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हम आपके उन प्रश्नों को देखेंगे, और जहाँ बहुत ज़रूरी लगेगा वहाँ निश्चित रूप से आपको जवाब भी देंगे। और जो है इसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे अपने इस पूरे कार्यक्रम को, ताकि आपको जो है फ़ायदा हो, आपको लाभ हो, और आपकी सोच और समझ में विस्तार हो, और निश्चित रूप से जो है आपके जो है पूरी तैयारी की दिशा को एक बड़ा पड़ाव इसके माध्यम से मिल सके। आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी सफलता तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती है जब तक आपके अंदर उस जो है जिस भी आप क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भी आप सफलता चाहते हैं, जैसे यहाँ UPSC की सफलता चाहते हैं, जब तक उसकी सही समझ ना हो। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सबसे पहले अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन को समझिए, अपने सिलेबस के ओरिएंटेशन को समझिए, और मेंस में आने वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, जानिए, और इसके लाइन और लेंथ को पकड़ने का प्रयास करिए। अगर ऐसा करने में आप सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता जो है बहुत कम समय में आपको सफलता मिल सकेगी। हमने अपने पीछे वीडियो में एक शेर आप लोगों के साथ कहा था कि हाथ बढ़ाओगे तो आसमान छू लोगे, ये कद की नहीं हौसले की बात है। अर्थात केवल कद से, केवल पहले से अर्जित किसी योग्यता से कोई सफलता अर्जित नहीं की जा सकती, उसके लिए हौसला होना चाहिए। लेकिन हौसले का जो पंख है वो विषय को सही समझने से, संदर्भ को सही समझने से ही तय होता है। इसलिए आप इसी तरीके का प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग शामिल हुए, इसके लिए धन्यवाद। आगे के जो है सेशन में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत